जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोल्जर, आज हम आपको कराएंगे कोलाइडल टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमारी रहने वाली टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास। मैं टॉपिक वाइज अलग से करवा रहा हूँ और फुल प्रैक्टिस सेट आपको अलग से करवा रहा हूँ। वो बीसीएफ आरओ एंड आरएम का फुल प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और ये मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। इसमें आप कहीं से भी जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है और आप टॉपिक वाइज अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो एक क्लास और एक चैनल आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आप बीसीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फुल प्रैक्टिस सेट देना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार बात करिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। दोनों प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज की भी मिलेगी और फुल प्रैक्टिस सेट की भी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनका सोल्यूशन करवाऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस वहाँ पर शो होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कोलाइड तथा क्रिस्टलाब के मध्य अंतर कितना होता है, क्या अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोलाइड और जो क्रिस्टलाब होता है उसके बीच में अगर एक मेन डिफरेंस होता है केवल कणों के अंतर का। मैं बताऊं, कोलाइड जो होता है उसमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। 100 नैनोमीटर यानी कि 100 नैनोमीटर के बीच में ये हमारे कोलाइडी कणों का आकार होता है। और इनसे छोटा अगर है तो वो क्रिस्टलाब में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। अब मैं बात करूंगा और इनसे भी छोटे जिस विलेन में इनसे भी छोटे कण मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाब। अब एक वैज्ञानिक थे, इसकी थोड़ी आपके पीछे हिस्ट्री बता देता हूँ। वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक विलेन लिया और विलेन को उन्होंने जेब झिल्ली के ऊपर डाला। तो उन्होंने देखा कि जो विले में कण मौजूद थे वो तो आर पार निकल गए। और दूसरा कोई विलेन लिया, उसमें देखा कि उसमें जो जेब झिल्ली थी उसमें जो कण थे वो निकल नहीं पाए, फंस गए। तो उन्होंने एक नाम दे दिया क्रिस्टलाब, जिसमें कण निकल जाते थे और जिसमें कण फंस जाते थे उसको नाम दे दिया कोलाइडल। तो वहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया है। तो मेन डिफरेंस कितना होता है, कणों के आधार पर ही होता है क्रिस्टलाब और कोलाइड में। और इनसे अगर छोटा आकार होगा तो किस में पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा क्रिस्टलाब में। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर, कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार कितना होता है, इतना होता है। अब देखिए कोलाइडी विलेन जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक कोलाइड, दूसरा होता है आपका कोलाइडी विलेन और तीसरा होता है निलंबन। तो मैं बात करूं, अगर 1 नैनोमीटर है, ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर उसका आकार है तो वो वास्तविक कोलाइड है। वास्तविक उसको वास्तविक कोलाइड बोलेंगे, वास्तविक कोलाइडल, ठीक, वास्तविक कोलाइडल। यहाँ से आपको दिख रहा होगा वास्तविक कोलाइडल है, यानी वास्तविक कोलाइड उसको बोला जाएगा, ठीक है। और अगर उसका आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो उसको निलंबन बोलेंगे, निलंबन। तो उसको निलंबन कोलाइड कहेंगे, निलंबन कोलाइड उसको बोला जाएगा। और अगर इनके बीच में है तो उसको बोलेंगे कोलाइड अवस्था बोलेंगे। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें आपको एंगस्ट्राम में दे रखा है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 10 से 1000 एंगस्ट्राम। 1000 एंगस्ट्राम अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और यहाँ पर दे रखा है 1000 एंगस्ट्राम। तो 1000 और एंगस्ट्राम को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में करेंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा मीटर। और ये 3 जीरो इधर से कट जाएंगे तो बचेगा 10⁻7 मीटर। तो 10⁻7 मीटर बचा, जो कि नैनोमीटर के मध्य में आ रहा है, 100 नैनोमीटर के बीच में ही आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक को मैं इसलिए करा रहा हूं, जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट था वो अब आ रहा है। इसमें आपको डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम पढ़ने को मिलता है, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसका मतलब होता है कि उसका क्षेपण होता है। क्षेपण मतलब वो चीज़ आपको दिखेगी, और जो आपका परिक्षिप्त प्रवस्था होगी यानी जो डिस्पर्सन फेस होगा वो उसमें छिपा हुआ होगा। बात करें कोहरे की, ठीक है, तो कोहरे में आप देखिएगा जो परिक्षिप्त प्रवस्था है वो क्या है, उसमें कोहरे में क्या होता है, परिक्षिप्त आपका द्रव होता है। कोहरे और बादल में जो परिक्षिप्त प्रवस्था यानी डिस्पर्सन जो फेस होता है वो द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड। और जो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम होता है वो गैस होता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है। तो वही इसमें आप देखिए
तो आपको मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए कि डिस्पर्सन फेज का मीनिंग क्या होता है। डिस्पर्सन फेज का मतलब होता है जो चीज़ छिपी हुई है, मतलब किसी के पीछे बिहाइंड है, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है वो चीज़ सामने है, वो साफ साफ दिख रही है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि कोहरा क्या है, तो कोहरा में क्या छिपा हुआ क्या है, आपको पता है कि छिपा हुआ है द्रव, यानी कि गैस में परिक्षिप्त द्रव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस दिखेगी, छिपा है वहाँ पर द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। तो मैं आपको बता दूं, कोलाइड, प्राकृतिक कोलाइड जो मतलब नेचर से हमको मिल रहा है, वो हमारे पास रक्त है। रक्त एक कोलाइड है और एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कोलाइड विलयन क्या होता है इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है। जल में कोलाइडी विलयन बनाने का मतलब है, कोलाइड विलयन का और प्रकार होता है जल स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी मतलब द्रव के विरोधी कोलाइडी विलयन। जल के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर अपना कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कहलाते हैं। द्रव स्नेही का आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वो होता है स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो द्रव विरोधी होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स जैसे कि H2O3, ऐसे जो भी मतलब एलिमेंट से बनते हैं वो हमारे द्रव विरोधी होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कह रहे कौन सा ऐसा है जो जल में कोलाइडी विलयन बना लेता है। द्रव स्नेही पूछा है, तो द्रव स्नेही इसमें कौन सा हो जाएगा। चलिए द्रव स्नेही बताइए कौन सा विलयन बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है। और बाकी जितने दे रखे हैं NaCl, ग्लूकोज, ये सब क्या है, द्रव विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िए, मैं आपको कॉन्सेप्ट और उसका आंसर यहाँ बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है, कोलाइड मतलब पूछ दिया है कौन सा कोलाइड है, मतलब कोलाइड पूछ, इसका मतलब है कि कौन सा, ये नहीं कि वास्तविक निलंबन नहीं पूछा, मतलब वो कोलाइड की श्रेणी में आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्रिस्टलाभ, यूरिया है क्रिस्टलाभ, शर्करा विलयन क्रिस्टलाभ, NaCl क्रिस्टलाभ, ठीक है। NaCl जो होता है वो क्रिस्टलाभ में आता है, क्योंकि NaCl को जब हम जेब झिल्ली के ऊपर डालेंगे तो सारे कण उसके आर पार निकल जाएंगे, तो क्रिस्टलाभ की श्रेणी में पहुंच जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बादल, क्योंकि उसमें डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम होता है। एक डिफिनीशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोलाइड की, कि कोलाइड विलयन वह होते हैं जिसमें डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम प्रेजेंट होता है, उनको कोलाइड विलयन कहते हैं। ये भी आप बना सकते हैं डिफिनीशन। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ ले जाएंगे तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस और आपका जो केमिस्ट्री का लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है। अभी मैंने बताया जो यूरिया विलयन होता है वो क्रिस्टलाभ होता है, तो 7 का आंसर ए राइट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, दूध है। अब दूध देखो, दूध भी एक कोलाइड विलयन है। अब दूध कोलाइड विलयन है तो दूध में दिखता क्या है और छिपा क्या है, यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है दूध की। तो दूध के अंदर बसा छिपा हुआ है और द्रव दिखता है, ठीक है। तो क्षेपण किसका हो रहा है, क्षेपण किसका हो रहा है, क्षेपण जो हो रहा है वो हो रहा है द्रव का। तो आप बोल सकते हो दूध में परिक्षिप्त प्रवस्था, जल में परिक्षिप्त, हाँ ये देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बताया, द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, यानी लिक्विड में आपको बसा छिपा हुआ है, यही होता है दूध है जल में परिक्षिप्त बसा, मतलब आपको जल दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ दिखती है उसको बोलते हैं परिक्षेपण, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्सन फेस जो होता है वो छिपा हुआ होता है, डिस्पर्सन फेस इसमें है बसा। समझ रहे हैं, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों समझ रहे होंगे, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप पनीर ले लीजिए। पनीर में मैं आपको दिखता क्या है, पनीर तो ठोस होता है ना, तो वो आपको दिख रहा है, यानी वो आपके लिए परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सन मीडियम हो गया, वो ठोस आपको दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर छिपा क्या है, छिपा है दूध, यानी द्रव छिपा हुआ है। तो उसको क्या बोलेंगे, परिक्षेपण फेस बोलेंगे, जो छिपा हुआ है, यानी जो छिपा हुआ हो वो होता है परिक्षेपण, वो बोल सकते हैं देखो जो दिखता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। और परिक्षेपण माध्यम को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और जो चीज़ हमको साफ साफ दिखती है, ठीक है, जो चीज़ छिपी, सॉरी गलत बोल दिया, जो चीज़ छिपी हुई होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेस या परिक्षिप्त प्रवस्था। और जो चीज़ साफ साफ हमको दिखती है उसको बोल देते हैं डिस्पर्सन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 8 का मैंने बी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिएगा, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि धुआं उदाहरण है, धुआं उदाहरण, धुएं में क्या छिपा है बताइए। धुएं में एक ठोस छिपा होता है, गैस के अंदर ठोस छिपा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मक्खन एक कोलाइड है जो बनाता है जब, मक्खन एक कोलाइड है, ठीक है, मक्खन कोलाइड है, आपको पता है मक्खन मतलब होता है घी, और घी जो होता है वो एक तरीके से ठोस होता है, ठीक है। अब घी जो होता है तो मैं उसको बोलता हूँ बसे में जल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो घी है बसा होता है, बसे के अंदर उसको गर्म कर देते हैं तो उनको जल द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पानी बन जाता है, तो वही है इसका राइट आंसर, बसा में परिक्षिप्त जल, यानी कि जो डिस्पर्सन फेस है वो इसमें वाटर है और जो इसमें डिस्पर्सन मीडियम था वो हमारे पास बसा था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांग तंत्र है। समांग तंत्र मतलब होता है समांगी विलयन, आप ले सकते हो, जो अच्छे से घुल जाए वो समांगी, और जो नहीं घुलते वो विसमांगी, वही समांगी तंत्र होता है। तो इसमें आ जाएगा जल और चीनी का विलयन, ऑप्शन नंबर डी 11 का राइट हो जाएगा। तो समांगी विलयन और विसमांगी विलयन आपको अच्छे से पता है। और अब आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम वैसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी द्रव अवस्था में कोलाइड निलंबन को कहा जाता है। अब कोलाइड निलंबन, मैंने निलंबन के बारे में बताया है कि निलंबन क्या होता है। इनका आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। इस चीज़ मैंने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई आराम से कर दिया, आप समझ लेना। और फिर कह रहा है द्रव अवस्था में कोलाइड निलंबन को कहा जाता है, तो मैं बता दूं कोलाइड निलंबन, आप इसको बोल सकते हैं कोलाइड निलंबन को साल कहा जाता है, ठीक है। कोलाइड निलंबन जो होता है इसको साल बोलते हैं, साल। अब साल भी कई टाइप के होते हैं, ठोस साल होते हैं, ठोस एरोसाल भी होते हैं, और केवल साल भी होते हैं। तो इसका मैं लास्ट में एक चार्ट बना दूंगा, वहां से आप कर लेना। लाइट कम हो गई मुझे लगता है, इसकी थोड़ी लाइट बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर किसी कोलाइड विलयन को कहा जाता है, साल बोला जाता है। लास्ट में आपको चार्ट दे दूंगा, वहां से आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त हैं। अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, गैस के बुलबुले जो हैं वो द्रव के अंदर क्या है, परिक्षिप्त हैं, ठीक है। तो द्रव के अंदर गैस के बुलबुले छिपे हुए हैं, तो इसका क्या मीनिंग आप निकालेंगे बताइए कि द्रव के अंदर गैस के बुलबुले, क्या क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गैस के बुलबुले द्रव के अंदर हैं, द्रव के अंदर परिक्षिप्त हैं। तो समझिए भाई, यानी द्रव जो है वो दिख रहा है और गैस उसमें छिपी है, गैस के बुलबुले द्रव के अंदर परिक्षिप्त हैं। तो ऐसा किसको बोल सकते हैं, आप जरा सोच कर बताइएगा। पायस, द्रव द्रव अगर होता है तो उसको पायस बोलते हैं। इसको मैं अभी कॉन्सेप्ट एक चार्ट बनाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे, अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता साल, तो साल भी नहीं होगा। जो झाग होता है, आपने द्रव देखा होगा, उसके अंदर गैस के बुलबुले होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाग। ये तो यार मतलब जीवन में आप यूज करते हो इसको, तो यार आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। गैस का गैस के साथ कोई कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, आप दिमाग में बैठा लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिएगा। 15 कह रहा है जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस हो तो कौन सा कोलाइडी निकाय कहलाता है। अब परिक्षेपण हो रहा है गैस का, छिपा है उसमें द्रव, ठीक है, छिपा है द्रव पर, और क्षेपण किसका हो रहा है, गैस का। तो गैस और द्रव उसमें है, तो आप क्या बताएंगे, बादल बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल होता है उसमें गैस दिखती है, लेकिन जब बरसता है तो पानी निकलता है, वही इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए। 16 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड द्रव प्रिय है, यानी कि द्रव प्रिय का मतलब होता है द्रव स्नेही है। तो मैंने अभी बताया था जिलेटिन इसका राइट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए। 17 में कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता उत्पन्न होती है उनके आवेश के कारण होती है। जो द्रव स्नेही की जो कोलाइडी विलयन की स्थिरता होती है वो उनके किसके कारण होती है, लेकिन एक मिनट, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, पहली बात उनके ऊपर आवेश तो होता ही नहीं है। ये अगर कोई आपसे कहे कि कोलाइडी विलयन के ऊपर क्या आवेश होता है, चाहे वो द्रव हो चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर आवेश होता नहीं है। लेकिन अगर द्रव विरोधी की बात की जाए तो उसमें एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे हमारे AS2S3 अगर पूछ दिया जाए तो ये द्रव विरोधी है AS2S3, तो इन पर तो हमको चार्ज मिल जाता है, यानी द्रव विरोधी पर हमको आवेश मिल सकता है, लेकिन द्रव स्नेही पर हमको कोई चार्ज नहीं मिलता है। द्रव स्नेही चार्ज लेस होते हैं, ये भी आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब मैं अगर बात करूँ द्रव स्नेही कोलाइडी की स्थिरता उत्पन्न होगी तो कहाँ से उत्पन्न होगी, कि आवेश वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आवेश का कॉन्सेप्ट लगता है हमारे द्रव विरोधी में, छोटे कणों के छोटे आकार के कारण, ठीक है, उनके कणों में परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण।
परिक्षेपण माध्यम की जो परत होती है यही उनकी स्थिरता उत्पन्न करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 का क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में आपसे कहा जा रहा है कि द्रव विरोधी साल की अपेक्षा द्रव स्नेही साल अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि द्रव स्नेही इसलिए ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं, एक तो उनका परिक्षेपण स्थायी मतलब परिक्षेपण का उसमें आ जाता है, परिक्षेपण प्रवस्था आ जाती है, परिक्षेपण माध्यम की परत होती है वो आ जाता है। दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वो इसलिए ज़्यादा मतलब अगर देखें क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव विरोधी साल की अपेक्षा द्रव स्नेही साल अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों पर धनावेश, कोलाइडी कणों पर ऋणावेश, तो ऋणावेश तो द्रव विरोधी पर होता है और द्रव विरोधी तो मतलब स्थायी नहीं है। कोलाइडी कणों, कोलाइडी जो घुलनशील होता है, मैं आपको बता दूं जो द्रव स्नेही होता है उसमें घुलनशीलता का मेन कारण होता है, इसीलिए वो स्थायी होता है। एक तो परिक्षेपण की परत हो गई, दूसरा घुलनशीलता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 का। जो द्रव स्नेही ज़्यादा स्थायी होने का मेन कारण में आपको 2-3 होते हैं। एक पहला कारण यही आप याद कर लीजिए कि उनमें जो होता है अभी क्वेश्चंस करवाया था कि परिक्षेपण माध्यम की परत होती है। दूसरा होता है कि वो घुल जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी भाई द्रव स्नेही होते हैं, द्रव के साथ जल्दी विलयन बना लेंगे और द्रव विरोधी तो विलयन बना नहीं पाते हैं। एक तो उन पर ऋणावेशी चार्ज भी होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। अगर पूछते कौन ज़्यादा स्थायी है तो द्रव स्नेही, द्रव विरोधी स्थायी नहीं है, वो अस्थायी हैं और द्रव स्नेही हमारा स्थायी कोलाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 19 आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्रव स्नेही साल का नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? एक चीज़ और आप याद करिए, स्कंदन उत्क्रमणीय है, परिक्षिप्त प्रवस्था की उच्च सांद्रता आसानी से प्राप्त हो सकती है, कण पर आवेश माध्यम के पीएच मान पर निर्भर करता है या ऋण धन शून्य हो सकता है। ओके, तो आप यह ध्यान रखिए जो हमारे पास द्रव स्नेही साल होता है वो उत्क्रमणीय होता है उसका स्कंदन, ठीक है, और परिक्षिप्त प्रवस्था के बारे में बताया था उसकी उच्च होती है। लेकिन हाँ, इसका जो होता है श्यानता और पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होते हैं। एक गलत बात लिखा है, ये बिल्कुल गलत बात लिखा है इसमें। 19 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव स्नेही साल का नहीं है। देखिए कौन सा गुण द्रव स्नेही साल का नहीं है कि श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल जो होता है जल के लगभग समान होते हैं, ऐसा नहीं है। वो द्रव स्नेही जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो द्रव के संपर्क में आने पर अपना कोलाइड विलयन बना लेता है, लेकिन अगर उसका श्यानता ली जाए, उसका पृष्ठ तनाव लिया जाए तो जल के लगभग समान नहीं होता है, जल से कम होता है। इस चीज़ को आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल विरोधी साल है? तो जल विरोधी साल अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखाया है, जल विरोधी साल आर्सेनिक असल्फाइड, और जितने ये दे रखे हैं मैंने पहले इनको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सब जल स्नेही होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 21 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर आप 21 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। आपने टिंडल प्रभाव इसमें पढ़ा होगा, इसमें दे नहीं रखा है, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति भी पढ़ रखी होगी। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि हम लोग कोई कोलाइडी विलयन लेते हैं, उसमें प्रकाश की बमबारी करा देते हैं, तो जब प्रकाश जाता है तो उस प्रकाश से हमको चमक एकदम मिलती है, उसी को चमक मिलती है, या कह सकते हो कोलाइडी कण चमकने लगते हैं जो प्रकाश के माध्यम में पड़ जाते हैं, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक कोई टिंडल थे उन्होंने की थी, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति कोई कोलाइडी विलयन ले लीजिए और उसके अंदर क्या होता है, जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते नजर आते हैं। गति जो होती है वो ऐसे होती है, कहीं कोई कोलाइडी कण इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे ऐसे, तो एक टेढ़ी मेढ़ी गति दिखती है कोलाइडी कणों की, इसी को बोल देते हैं ब्राउनी गति। ये रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी खोज की थी, तो इस चीज़ को भी आप देखिएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कोलाइडी विलयन में, इसका राइट आंसर इसीलिए ये हो जाएगा क्योंकि टिंडल प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिएगा अपने स्क्रीन पर। प्रकाश क्वेश्चन नंबर 22, जिलेटिन कोलाइड विलयन माना जाता है। जिलेटिन क्यों माना जाता है? एक तो द्रव स्नेही है और इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है, तो उत्क्रमणीय साल भी है और जलपरी साल भी है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? अभी बताया क्वेश्चन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि जीवाश्म है, जीवाश्म है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे आ गया है। जीवाश्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा मृदा कोलाइड से है। मृदा कोलाइड मतलब होता है सोयल कोलाइड से। तो सोयल कोलाइड क्या होती है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बताना। सोयल कोलाइडल होता है, देखिए सोयल कोलाइडल, इंग्लिश वाले ध्यान रखिए, सोयल कोलाइडल इसको बोलते हैं, कोलाइडल, कोलोइडल, ठीक है, सोयल कोलाइडल। इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा कोलाइड, मृदा कोलाइड, हिंदी वाले भी ध्यान दें इस पर।
इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि जो मृदा कोलाइड होते हैं इनका जो आकार होता है, सबसे बड़ी चीज़ कोलाइडी प्लेन में होती है आकार। आकार के बारे में जरूर जानना होता है। तो इसका जो इसमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो होता है, आप याद करिए, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो कार्बनिक भी हो सकते हैं, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, यानी कि इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी बोथ हो सकते हैं, कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं मृदा कोलाइड की एक चीज़ और भी होती है कि जब ये जल के संपर्क में आते हैं तो ये जल को अवशोषित कर लेते हैं और इनका आयतन बढ़ने लगता है। ये हमारे पास आप समझ लीजिए मृदा कोलाइड होते हैं। मृदा कोलाइड कैसे समझोगे, अगर मिट्टी समझ लो, जल के संपर्क में आएगी, आयतन बढ़ जाएगा, फूल जाएगी। जल में संपर्क नहीं आएगा तो उसमें दरारें ऐसी पड़ जाती हैं, सूखने लगती है। एक कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो। इसलिए मतलब मृदा कोलाइड ज़्यादा सुघट्ट भी होते हैं। इसका अभी एक कॉन्सेप्ट आता है कि मृदा कोलाइड सुघट्ट भी होते हैं। अब जैसे कि आप कैसे समझोगे कि कौन सा मृदा कोलाइड है, अगर आपके पास कोई आयन का कॉन्सेप्ट आ जाए, Mg2 CmG2, मतलब ऐसे कुछ लिखा है। अब इसका एग्जाम्पल दे दिया सर मृदा कोलाइड का, तो मृदा कोलाइड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं तो अगर मैं ले लेता हूं CaCl2, ये मृदा कोलाइड आ जाएगा। ठीक है, मतलब आयनों से कोई अगर कंपाउंड बनता है, पूछ देता है कौन सा कोलाइड है, तो मृदा कोलाइड अगर है तो आप उसको मृदा कोलाइड ऑप्शन में लगा देंगे। या Mg ऐसे कोई आयन से मिलकर बनता है तो आप समझ जाइएगा मृदा कोलाइड है। चलिए, ये तो मैंने मृदा कोलाइड के बारे में बता दिया, ये दोनों होते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो होता है हमारा क्ले, मृतिका होती है। मृतिका समझते हो आप, इसको बोलते हैं मृतिका, ठीक है, मृतिका। इसको हिंदी में कहते हैं क्ले, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं क्ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके जो कोलाइडी कणों का आकार होता है वो 2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और एक केवल हमारे पास अकार्बनिक होती है। अकार्बनिक मतलब अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक, ऐसे अकार्बनिक होती है। तो अकार्बनिक को मतलब ये और केवल देखा जाए अकार्बनिक होती है, इसमें कार्बन नहीं होता है, तो ये अकार्बनिक में आ जाती है। और इसके अगर मैं सर कोई पूछ दे कि सर क्ले कैसे पहचानेंगे, क्ले क्या है, तो इसके भी आप फार्मूले ले सकते हो। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, जैसे इसका फार्मूला ले सकते हो Fe2O3। मेन चीज़ इनमें डिफरेंस जो मेन होता है वो होता है कोलाइडिक कणों के आधार पर। फिर हम बात करेंगे जीवाश्म के आधार पर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जीवाश्म के बारे में आपको थोड़ा बता दें, जीवाश्म क्या होता है। आपने देखा होगा जीवाश्म जो होता है, जब कोई मतलब कोई डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी सड़ जाती है, सड़ने के बाद उसमें कार्बन वगैरह, वो तरीके से जीवाश्म होता है। यानी जीवाश्म का मतलब होता है कोई चीज़ जब बन होते हैं वो लौट जाएं, और लौटने के बाद वही जीवाश्म जो पेट्रोलियम जहाँ से मिलता है, यही सब अब जीवाश्म होता है। जीवाश्म को बोलते हैं ह्यूमस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ह्यूमस, ठीक है, जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होता है, कार्बनिक होता है। पहली बात तो ये जीवाश्म क्या होता है, कार्बनिक होता है, कार्बनिक। पहला कॉन्सेप्ट आप मतलब याद करेंगे। और ये भी क्या होते हैं, सुघट्ट होते हैं। सुघट्ट जैसे कि सुग्राही बोल सकते हैं, सुघट्टे होते हैं, ये भी ज़्यादा सुघट्ट होते हैं। और इनका जो होता है, एक तरीके से इनकी शोषण क्षमता जो होती है वो 7 से 8 गुना ज़्यादा होती है क्ले से। शोषण क्षमता यानी कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है वो 7 से 8 गुना होती है द्रव से, यानी कि उसकी क्ले वाली से, इस वाली क्ले से। तो अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, उसमें आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म में कोलाइड है, वो कौन सा कोलाइड है, मृदा कोलाइड है, और वो कार्बनिक होता है। ठीक है, कार्बनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब मेन रीजन की बात करूँ, जो सोयल कोलाइडल होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन सा आ जाएगा, जो ऑर्गेनिक की बात करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास ए, जिसमें कार्बन मौजूद होता है, ह्यूमस। और इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो उसमें आ जाएगा क्ले। दोनों के आकार की बात करूंगा, इसका जो आकार होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है, इसका 2 माइक्रोमीटर होता है। और इसका जो आकार होता है वो इन सबके एक तरीके से मैं बोल दूं, इसका कोई आकार डिफाइन नहीं हुआ है किसका आकार क्या होता है, लेकिन इनके बीच आकार की बात की गई है। इसमें बस यही है, आकार मतलब एक कार्बनिक होता है और सुघट्य होता है, और इसका जो शोषण क्षमता होती है वो इससे क्ले से ज़्यादा होती है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। और आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए, तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जो बना है आप लोगों के लिए ही बना है, उसमें आप अच्छी कमेंट करें और बताएं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था टॉपिक वाइज, ये कैसा आपको लगा। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा एफोर्ट कर रहा हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरा सपोर्ट करें।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो उसको इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय